दोस्तों, आजकल जो है सोशल मीडिया पर और अखबार में, पेपरों में एक ही चर्चा छाई हुई है और वो है हैदराबाद कांड। हैदराबाद कांड एक ऐसा कांड हुआ है जिसमें उस फौजी ने अपनी पत्नी को जो है ऐसा बताया जाता है कि उसको टुकड़े 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 करके उसको 3 दिन तक उसने वाला, यानी 72 घंटे तक वाला और हड्डियों को भी वाला, और उसने उसको जो रॉ मटेरियल था उसको नदी में डुबो दिया। तो मैंने भी एपिसोड नंबर 23 आपको सुनाया हुआ है। पूरी कहानी सुनने के लिए आप 23 एपिसोड को सुन सकते हो। शॉर्ट में मैं यहां भी बता देता हूं। तो कहानी शुरू करने से पहले हम आपसे फिर रिक्वेस्ट करेंगे, हमारे चैनल क्राइम डायरीज को जो है आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिए। आपके लाइक सब्सक्राइब से करने से जो है हमें एक नई उत्साह पैदा होता है, नई कहानी लाने के लिए हम प्रेरित होते रहते हैं, और मुझे भी लगता है कि लोग हमारी कहानी को अच्छे से सुन समझ रहे हैं। तो कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, हैदराबाद में एक अर्जुन मूर्ति नाम का एक फौजी हुआ करता है। उसने फौज में इंडियन आर्मी ज्वाइन की। गुरुमूर्ति नाम है उसका। जो उसने गुरुमूर्ति ने इंडियन आर्मी ज्वाइन की। ज्वाइन करने के बाद जो है बड़े आराम से, उसकी उसी बॉडी सही थी, लैंग्वेज बॉडी सही थी, तो वो इंडियन आर्मी चला जाता है। और 2017 में वो नायब सूबेदार बन करके रिटायर हो जाता है उस जगह से। अब वो हैदराबाद में जहाँ रहता था उसमें एक डीआरडीओ जगह है, और डीआरडीओ में वो जगह निकलती है सिक्योरिटी गार्ड की, और वो उसे ज्वाइन कर लेता है। ज्वाइन करने के बाद उसका जीवन बड़े आराम से कटता होता है। उसकी जो है एक पत्नी हो, पी वेंकटा लड़की होती है उसके परिवार में, तो आगे नाम बता देंगे, वो हुआ करती है, और उसके 2 बच्चे हैं। बड़े आराम से उनका जीवन कट रहा होता है, किसी बात की कोई कमी नहीं होती। चूंकि एक नौकरी पूरी करके आया है, उसका जो फंड वगैरह होता है वो भी उसके पास हुआ करता है। नई नौकरी उसको ज्वाइन कर दी, तो अपना जीवन बहुत बेहतर तरीके से जी रहा होता है। चूंकि फौजी जिससे शादी करके लाया था, 2012 में उसकी शादी हुई थी, तो उस दिन से आज की तारीख तक वो अपनी ससुराल नहीं गया, और नहीं उसने जो है कभी अपने सास और ससुर से फोन पे बात की। यहां तक कि उसने अपने सास ससुर का जो है मोबाइल नंबर भी अपने फोन से डिलीट कर दिया होता है। ऐसी उस ससुराल के प्रति कैसी नफरत थी, वो जाने, उसका काम जाने। कहानी आगे चलते हैं। तो अब आ जाता है 13 जनवरी सन 1925। 13 जनवरी 1925 में हमारे देश में एक मकर संक्रांति का 14 तारीख को मनाया जाता है त्यौहार, और वहाँ पोंगल नाम से जाना जाता है। ये हमारे यहाँ एक दिन में ये त्यौहार खत्म हो जाता है। दक्षिण भारत में ये 7 दिवसीय त्यौहार होता है। तो उसकी पत्नी जो है वो जिद करती है, और वो ये कहती है कि मुझे जो है अपने परिवारजनों के साथ ये त्यौहार मनाना है, मुझे अपने मायके पियर जाना है। तो वो मना करता है। चूंकि 14 तारीख को 15 को जो लोग हैं अब जिनकी बहन के पास अपने बच्चों, और अब खुद जाते हैं, पति पत्नी और दोनों बच्चे, अपने जो बहू है उसके बहन के पास जाते हैं, बच्चे वो वहीं छोड़ाते हैं। अब तारीख दोस्तों आ जाती है 16 को पत्नी फिर अपने पति से जिद करती है मायके जाने की। वो मना करता है, वो जिद करती है, वो मना करता है। इसी बीच में दोनों में लड़ाई हो जाती है। लड़ाई होने पर पत्नी द्वारा कुछ लूज टॉपिक बात कर दी गई है जो फौजी को बर्दाश्त नहीं होता है। जब बर्दाश्त नहीं होता है तो उसने उसका सिर पकड़ के 2-3 बार उस दीवार में मारा। इससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। अब उस मौत तो हो गई। अब वो पढ़ा लिखा आदमी है, फौज की नौकरी से रिटायर है, डीआरडीओ में नौकरी कर रहा है, मोबाइल भी चलाता है, तो उसे मालूम है कि अगर कोई घटना हो जाए अनावश्यक तौर से, तो उस डेड बॉडी और जिस आला कत्ल किया गया है, जिस भी सामान से कत्ल किया गया है उसे आला कत्ल बोलते हैं। अगर आला कत्ल और डेड बॉडी बरामद न हो तो दोस्तों अदालत में ये केस जो है वो टिक नहीं पाएगा। हाँ, तो केस टिक नहीं पाता है, तो वो जानता है इसी थ्योरी पर वो अब काम करने लगता है। अभी तक कहानी ये बताई गई थी कि उसने अपनी माधवी पत्नी की जो है
पीवी माधवी की जो डेड बॉडी को जो है उसने कुकर में उबाला है। नहीं साहब, ये कहानी उसने पुलिस को गुमराह करने के लिए बताई थी। मैंने अभी शुरू में बताया है कि नई कहानी में नया अपडेट जो आया हुआ है वो हम आपको सुनाने वाले हैं। तो होता कि उसने जब ये मर्डर कर दिया तो उस हथियार बाजार से जाता, तेज धारदार चाकू या जो भी सामान लाता है वो आकर के जो है उसके टुकड़े टुकड़े करता है, बाथरूम में टुकड़े करता है। और उन टुकड़ों को जो है, जो ये पेंट्स वगैरह की जो बाल्टी आती है, बिकेट बोलते हैं उसे, पैकेट बोलते हैं बिकेट, तो वो जो है बाल्टी, हमारे यहाँ बाल्टी बोली जाती है, एशियन पेंट की बाल्टी, तो उसमें वो डेड बॉडी के टुकड़े करता जाता है और उसमें रखता जाता है। उसी में जो है पानी गर्म करने की जो मशीन आती है जिससे पानी गर्म किया जाता है वो भी लगा देता है, और वो तब तक गर्म करता है, पानी बॉइल्ड होने लगता है, उसके टुकड़े भी बॉइल्ड हो जाके वो सॉफ्ट हो जाते हैं। अब बचता उसका ढांचा। उन ढांचों को जो है वो बर्नर जो चूल्हा है उसके बड़े वाले बर्नर पर, उसके घर में जो चूल्हा था 3 बर्नरों वाला था, सो सबसे बड़े वाले बर्नर में जो है उन हड्डियों को वो मतलब जलाता है। जलाने के बाद जो हड्डी और रह जाती हैं सो उनका जो है बाजार से वो ग्राइंडर ला करके उसमें चूरमा बना देता है, और जो चूरमा है और राख है उसकी वो अपने फ्लैश में डाल करके फ्लैश चला देता है, उसको उसमें फ्लैश संभा देता है। अब बचती है उसके पास डेड बॉडी को ठिकाने लगाने की, तो वो एक पॉलीथिन लाता है और शाम को करीब 5-6 बजे जो है वो निकलता है, और जो एक झील पड़ती है उस झील में जाकर के अंदर वो उसमें डाल आता है, और 7 बजे जो है वो अपने घर वापस आ जाता है। आराम से पड़ा हुआ है, सोया हुआ, कोई उससे प्रॉब्लम नहीं है सब। अब आती है तारीख 17 को जो है, चूंक माधवी का नियम था वो पर डे किसी भी टाइम अपने मायके अपनी मम्मी और पापा से फोन अवश्य ही किया करती थी, ये उसका दैनिक का काम था, उसका फोन आना बंद। और जब उनकी जो माँ है, माँ फोन लगाती है तो सुब्बा राव उसका नाम है, जो माँ सुब्बा है वो फोन लगाती है पत्नी का, उसकी बेटी का फोन स्विच ऑफ जाता है। अपने पति से कहती है कि मुझे बहुत चिंता हो रही है, मेरी बेटी का कभी स्विच ऑफ नहीं हुआ था। वो कहता तुम भी परेशान करती हो काम में, बेटी डिस्चार्ज हो गई होगी या बच्चों के साथ कुछ भी त्योहार का काम है, अपना काम कर रही होगी, परेशान मत करिए। लेकिन जो सुब्बा है वो दोबारा माँ होती है, फिर वो दोबारा फोन करती है, यानी दिन में वो 5 बार ट्राई करती है और फोन हमेशा उसका स्विच ऑफ ही बोलता रहता है। 18 तारीख को सवेरे वो बगैर बताए और पति से कहे आपको चलना चलिए, नहीं मुझे तो जाना है, तो और पत्नी दोनों जो है हैदराबाद उसके घर पे आ जाते हैं। हैदराबाद घर पे आने के बाद देखते हैं वो तो आराम से लेटा हुआ है, और अब कहानी पूछी जाती है। चूंकि उनकी बोलचाल नहीं होती थी इसलिए मीडिएटर के द्वारा बातचीत की जाती है कि लड़की का क्या है, हमारी का हाल चाल, तो वो बताता है कि मैं क्या बता दूं, वो मायके जाने की जिद कर रही थी, मैं मना कर रहा था लेकिन वो मानती नहीं थी, और इसी कारण से लड़ाई हो गई, और लड़ाई होने के बाद वो रूठ करके जो अपने कहीं भी चली गई होगी, और कहाँ अपनी सहेली के पास गई है, कहाँ गई है, आगे की कहानी मुझे नहीं मालूम है। तो वो कहते चलिए मुझे जो है रिपोर्ट दर्ज करानी है। चूक अब जो माँ है उसकी, वो थाना मीरपेट थाना पड़ता है, वहां जाकर के वो थाने में रिपोर्ट दर्ज करा देती है और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होती है। आज की वर्तमान की तारीख में जब गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई, अभी तक जांचें जो हुई अपने हिसाब से हुई, अब टॉपिक टू टॉपिक बात हो रही है, तो जो दर्ज रिपोर्ट होने के बाद पुलिस चश्मदीद से बात करती है, तो जो चश्मदीद है जो वो गुरुमूर्ति है, गुरुमूर्ति ने अपनी बात को छुपा करके कहानी जो बताई मैंने वाला किचन, सबसे पहले वो कहता है कि मेरी पत्नी किचन में आई, किचन से कुकर में गई और कुकर से रास्ते से बाहर चली गई, फिर वो कहता बाथरूम में आई, बाथरूम के बाद किचन में गई, किचन के बाद वो कुकर के रास्ते चली गई है। पुलिस को पहलियां जो जाई, लेकिन वो कह तो सच रहा था, लेकिन पुलिस पहली समझ रही तो उसके समझ में नहीं आता था। तो आज जो अपडेट बन के आया है, तो उसने उसको बाल्टी में वाला था और डेड बॉडी उसने किनारे ठिकाने लगाई थी। दोस्तों, जब ये गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हो जाती है
तो पुलिस जांच कर रही होती है, उसमें गुरुमूर्ति अपने चाचा को बात भेद बताता है कि चाचा, ये पुलिस जो है गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर रही है, ये खाम खाम की बात है। हमने जो है ऐसे ऐसे उसकी हत्या करके लाश भी ठिकाने लगा दी है। अब चाचा ये बात सुन के चाचा घबरा जाता है। अब चाचा के दिमाग की आइए, चूंकि ये लॉ एंड ऑर्डर वाली बात हो रही, लॉ की बात हो रही, ऑर्डर नहीं, लॉ की बात ये हो रही है कि अगर वो ये घटना पुलिस को नहीं बताता चाचा, तो 120 का जो है वो अपराध हो जाएगा। क्यों? 120 धारा षड्यंत्र की धारा बोली जाती है, वो षड्यंत्र में शामिल हो जाएगा। तो वो डर जाता है और बताता है तो भतीजा फंसता है, और नहीं बताता है तो खुद फंसता है। तो दोस्तों, जब मुसीबत आती है तो हर आदमी को अपनी प्राण की पड़ती है। चाचा पुलिस में जाता है और जो वहां के इंस्पेक्टर होते हैं उनको जाकर के बता देता है कि आज जो है हमको गुरुमूर्ति ने ये कहानी बताई है। तो पूरा विश्वास हो जाता है। अभी तक पुलिस तीर हवा में चला रही थी, लेकिन अब एक चश्मदीद उसे गवाह भी मिल जाता है जो कोर्ट में कहने को तैयार है कि मुझे ये घटना उसने बताई है। तो ये एक क्लू ये मिला। दूसरा क्लू ये मिला कि वो जो कुकर की बात थी वो झूठी थी, वो बाल्टी थी। आज पुलिस ने बाल्टी को जो है फॉरेंसिक टीम ने उसको अपनी कस्टडी में ले लिया है। अब जो फॉरेंसिक टीम को, पुलिस को भरोसा हो जाता कि कातिल यही है। अब आज की तारीख तक फिर मैं बताना चाहता हूं कि उसे डिटेक्टिव किया हुआ है, हिरासत में लिया गया है, उस पर हत्या का मुकदमा दर्ज नहीं किया गया, क्योंकि गुमशुदगी हुई है, डेड बॉडी है नहीं। कहानी है, कहानी भी जुबानी है, जुबान से कुछ भी कह रहा है, लेकिन डेड बॉडी जब तक रही है तो ये कोर्ट में टिक नहीं सकता था। तो पुलिस की मजबूरी थी कि उसे गिरफ्तार नहीं कर सकती थी, हत्या का मुकदमा उस पर नहीं लगा सकती थी। कुछ तो सबूत चाहिए, आला कत्ल चाहिए, डेड बॉडी चाहिए। तो ये दोनों उसके पास नहीं थी, मौखिक था सब कुछ। पुलिस अगर इसे ऐसा ही भेज देती है और कल को वो जो गायब है महिला माधवी और वो आ गई, फिर क्या होना था? तो इस असमंजस में पुलिस ने उसके खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज नहीं किया हुआ था। अब फॉरेंसिक टीम ने जो साक्ष्य लिए थे, गाड़ी दौड़ाई गई, नावें दौड़ाई गई, एनडीआर राफेल की टीम आई, उन्होंने जो है वहां से बारू के गोताखोरों ने बालू से जो सैंपल लिए, कटोरे में भर भर के निकालिए बारू, वो फॉरेंसिक टीम अपने हिसाब से उसमें से छांट करती है। तो निकलने के लिए समुद्र, वो झील की तली में से सीप, संग, घोंगा और ये अटरम सटरम दुनिया के वो निकलते हैं, लेकिन वहां दोस्तों एक ऐसी चीज निकलती है जिसे देख करके फॉरेंसिक टीम की बाँछें खिल जाती हैं। लगता है कि मैंने जो है तीर मार लिया है, लेकिन वो तीर अंधेरे में चलाया गया था। एक ट्राई करके देखते हैं दोस्तों, एक मांस की स्किन टाइप बहुत छोटी सी चीज वहां मिलती है। बहुत तो बकिया की मछली ने खा लिया हो, मांस क्या हुआ हो, लेकिन एक मांस का हल्का सा टुकड़ा कहीं किसी तरह से, कहीं किसी पत्थर वगैरह में कहीं उलझ जाता है, वो किसी तरह से फॉरेंसिक टीम के हाथ पड़ जाता है। चूक जब माता उसकी रिपोर्ट कराने दर्ज आई थी तो डीएनए टेस्ट ले लिया गया था उसी वक्त। अब उस माता के डीएनए से उस जो मांस का टुकड़ा उस झील से बरामद हुआ है उसको मैच कराया जाता है फॉरेंसिक टीम, और डीएनए मैच कर गया है। आज की डेट में डीएनए मैच कर गया है। अब उसके खिलाफ जो है, अब पुलिस आती है, जो फॉरेंसिक टीम वाले हैं वो वहां के कमिश्नर को बताते हैं। पुलिस नहीं जानती थी, पुलिस को तो पड़ोसी राज्यों से मदद मांग रही थी कि उसमें को अगर आपके सामने कोई जीवन में ऐसा केस आया हो तो आप मेरी हेल्प करिए। तो दिल्ली वाले भी और हर जगह से वहां से हेल्प मांगी गई थी। पुलिस को ये पता ही नहीं था कि वो डीएनए मैच कर गया है। वो कमिश्नर साहब फोन लगा रहे हैं और बता रहे हैं कि हमें सफलता मिल गई है और डीएनए मैच कर गया है। तो आज डीएनए टेस्ट मैच करने के कारण उसे हिरासत में ले लिया गया है। हिरासत में नहीं, अब उसके खिलाफ 302 का मुकदमा कायम कर लिया गया है और गवाह चाचा बन जाता है, डीएनए टेस्ट कर जाता है। अब जो अकाट सबूत मिले हैं दोस्तों, इसे काटना मुश्किल हो जाएगा। अब उसको जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। तो कहने आज जो कहानी सुनाने का मतलब यह है कि अपराधी कितना भी चालाकी चले,
कोई ना कोई ऐसी गलती कर बैठता है जो कि अंत में वो पकड़ा ही जाता है। उसने बचने की पूरी जुगत लगाई थी, लेकिन दोस्तों जब एक कहानी है पिछले इंदल पे, जब उस पे का नाम राजा नल पे ओखा पड़ी थी, तो ओखा में ये बताया गया था कि नौल का हार जो है कुटिया ली गई थी। जो उसने खाने के लिए तीतर भूजे थे, वो तीतर भुने हुए तीतर उड़ गए थे। जब आदमी का बुरा वक्त होता तो यही होता है। इसने बहुत चालाकी चली, मगर बुरे वक्त में एक मांस का टुकड़ा उसकी फांसी का फंदा बन के तैयार हो गया है। दोस्तों ये कहानी सुनाने का मतलब किसी की आत्मा को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को बदनाम करना नहीं है, मगर आपको जागरूक करना मेरा काम है। तो दोस्तों ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। नमस्कार, धन्यवाद।